नमस्ते एवरीबॉडी। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने C4 साइकिल की स्टडी की थी और उससे पहले C3 साइकिल या डार्क डायरेक्शन को हम स्टडी कर रहे थे। तो जो डार्क डायरेक्शन होती है वह अलग अलग पाथों में अलग अलग साइकिल पाई जाती है डार्क डायरेक्शन की। किसी अन्य में C3 पाई जाएगी, किसी में C4 पाई जाएगी और किसी में CAM या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाई जाएगी। हमने C3 साइकिल की स्टडी कर ली थी और C3 साइकिल किन में पाई जाती है? जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं या जहाँ पर CO2 की सांद्रता एकदम ऑप्टिमम हो या काफ़ी अच्छी सांद्रता बनी रहती हो, तापमान भी ठीक ठाक रहता हो और पानी की अवेलेबिलिटी भी उन्हें आसानी से मिल जाती हो, तो उन पाथों में पाई जाती है C3 साइकिल। और जो C4 साइकिल थी, C4 साइकिल किन में पाई जाती है? जो प्लांट्स अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में उगते हो और जिनमें फोटो रेस्पायरेशन ज़्यादा मात्रा में होता हो और साथ ही कम CO2 सांद्रता वाले एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, उन्होंने C4 साइकिल को डार्क डायरेक्शन या ग्लूकोज के निर्माण के लिए अपनाया। क्योंकि जो C4 साइकिल होती है वह CO2 की कम सांद्रता में भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से कार्बोहाइड्रेट का या हेक्सोज का या CO2 का चयन कर सकते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का या हेक्सोज का निर्माण कर सकते हैं या फिर CO2 का अपचयन करके इन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का निर्माण कर सकती है। और जो CAM साइकिल होती है वे उन पाथों में पाई जाती है जो बहुत ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हो और ज़्यादा मांसल प्रकृति के होते हों। उन पाथों में क्या होते हैं? रात्रि के समय, केवल रात्रि के समय ही स्टोमेटा खुल पाते हैं और जबकि दिन के समय कंप्लीटली बंद रहते हैं या फिर आंशिक रूप से ही खुलते हैं। तो उन पाथों में दिन के समय तो वो CO2 को अवशोषित नहीं कर सकते क्योंकि रंध्र बंद होते हैं, केवल रात्रि के समय ही उस CO2 को ले पाते हैं। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि अगर दिन के समय स्टोमेटा खुले रहेंगे तो स्टोमेटा खुलने की वजह से क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा और गैसीय एक्सचेंज के साथ साथ वाटर का भी क्या होता है? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है। और ऐसे ही ये पानी की कमी में उग रहे हैं तो वाटर का और ज़्यादा से ज़्यादा लूज करेंगे तो ये पानी की कमी के कारण डेड भी हो जाएंगे। तो इन्होंने फिजियोलॉजिकल लेवल पर हेक्सोज के निर्माण की एक नई साइकिल विकसित की जिसे कहा जाता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। अब जो ये साइकिल पाई जाती है ये किन पाथों में पाई जाती है? तो मैंने बताया अभी मांसल पाथों में पाई जाती है। मांसल पाथों मतलब सकुलेंट्स प्लांट्स, सकुलेंट्स प्लांट्स या मांसल पाथों में, मतलब जिन पाथों की कोशिकाओं में क्या होता है? पेरेन्काइमा ज्यादा होता है। पेरेन्काइमा की मात्रा ज्यादा होती है। जिन पाथों की कोशिकाओं में पेरेन्काइमा की मात्रा ज्यादा होगी उन पाथों को क्या कहा जाएगा? मांसल पादप कहा जाएगा। और उन्हीं पाथों में क्या पाई जाती है? CAM साइकिल पाई जाती है या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाई जाती है। अब जो ये CAM साइकिल होती है इसका नाम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो पढ़ा, क्योंकि साइकिल को जो डिस्कवर किया गया था वह क्रेसुलेशियन फैमिली के सदस्यों में खोजा गया था। इसी कारण इसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये एसिड शब्द कहाँ से आया है? तो इसमें क्या होता है? जो ये CAM पादप होते हैं, मतलब जिन पादपों में CAM साइकिल पाई जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? CAM प्लांट्स कहा जाएगा। और इन CAM प्लांट्स की एक खास विशेषता यह है कि इन पादपों में दिन के समय क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होते हैं।
दिन के समय क्या होंगे, स्टोमेटा बंद रहेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं आंशिक रूप से खुले हुए, आंशिक रूप से खुले हुए, या तो कंप्लीटली बंद रहेंगे या आंशिक रूप से खुले हुए रहेंगे, जिसके कारण ये दिन के समय CO2 को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोमेटा खुलेंगे तभी तो CO2 कोशिका के अंदर आ पाएगी, और स्टोमेटा बंद होने के कारण दिन के समय क्या नहीं कर पाते, CO2 को अवशोषित या ग्रहण नहीं कर पाते। और क्या होता है इनमें, जो रात्रि है, रात्रि के समय ही ये स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और स्टोमेटा ओपन होते ही रात्रि के समय CO2 इन पादपों की पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती है, और रात्रि के अंदर इन CO2 को फोस्फोइनोल पाइरेट, जो कि इनके कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में जो यौगिक पाया जाता है फोस्फोइनोल पाइरेट, इसकी सहायता से या इस CO2 को इससे जोड़ लेंगे, किसकी एंजाइम से, पेप्टेज एंजाइम की हेल्प से, फोस्फोइनोल पाइरेट कार्बोक्सिलिक एंजाइम के द्वारा इस CO2 को फोस्फोइनोल पाइरेट से जोड़कर इसका निर्माण कर देते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर देते हैं, फिर इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा इसका निर्माण करते हैं मैलिक एसिड का निर्माण या मैलेट का निर्माण कर देते हैं, और इस मैलेट को कहां पर भेज दिया जाता है, इन पादपों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में, क्योंकि हमने देखा जो मांसल पादप होते हैं इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और साथ में ही इनमें क्या पाई जाती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होने के कारण इन पादपों इन रिक्तिकाओं में जो ये मैलिक एसिड बना है इसका संग्रहण किया जाता है, रात भर में जितने भी ये CO2 को अवशोषित करेंगे उसको किसी एसिड में कन्वर्ट करके उसे उसकी रिक्तिका में स्टोर कर लिया जाता है, और दिन के समय तो पेप्टेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, दिन के समय कोई CO2 को ग्रहण करने का कार्य नहीं किया जाएगा, केवल रात्रि के समय ही CO2 को ग्रहण करने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा, मतलब CO2 को किसके रूप में बदल लिया जा रहा है, मैलिक एसिड में या मैलेट के रूप में, और कौन सी फैमिली के सदस्यों में ये पहुंची गई, ग्रेसुलेसी फैमिली के सदस्य में पहुंची गई, इसे कहा जाता है ग्रेसुलेशियन एसिड, और उसका क्या कर रहे हैं हम, उपापचय कर रहे हैं उसकी साइकिल है, तो ग्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल है। और यहाँ पर मैंने बताया आपको रात्रि के समय ही स्टोमेटा ओपन है, दिन के समय स्टोमेटा खुले हुए हैं, तो ऐसे स्टोमेटा को कहा जाता है स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा या तमो क्रियाशील राशि, तमो क्रियाशील रंग, मतलब वे स्टोमेटा जो केवल रात्रि के समय ही खुलते हैं और दिन के समय बंद या आंशिक रूप से खुले हुए रहते हैं, उन स्टोमेटा को स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है, और इन पादपों में रात्रि के समय ही CO2 को अवशोषित करके मैलिक एसिड में रूपांतरित कर दिया जाता है, और मैलिक एसिड को इन पादपों की कोशिकाओं की रिक्तिका में स्टोर कर लिया जाता है, और जैसे ही दिन का समय आएगा, दिन के समय में क्या होगा, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें लाइट रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में, जिसके कारण NADPH2 ATP जैसी स्वांगीकारी एनर्जी बनेगी, तो स्वांगीकारी एनर्जी का उपयोग करते हुए फिर ये मैलिक एसिड वापस से इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, रिक्तिकाओं से निकलकर साइटोप्लाज्म में आने के पश्चात इसका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या कर देंगे, एक तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और साथ में CO2 को मुक्त कर दिया जाएगा, और ये CO2 यहाँ से कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट पड़े हैं उनमें विसरित हो जाएगी या क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाएगी, जहां पर क्या होगा, डार्क रिएक्शन संपन्न होगी, और डार्क रिएक्शन की भी कौन सी C3 साइकिल संपन्न होगी, जो कि
लाइट रिएक्शन के बोल्स को जो NADPH2 ATP बनाई गई है इसका उपयोग करते हुए इस CO2 को ऑब्जेक्ट करके ग्लूकोज बनाने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, जो पैकेज एंजाइम है वह कहाँ पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। फोस्फोलिपिड भी कहाँ पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और रात्रि के समय क्या किया, CO2 आई स्टोमेटा के द्वारा साइटोप्लाज्म में इसको मिक्स करके इसको पहले तो ऑक्सैलो एसिड एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फिर मिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस मिलिक एसिड को कहां पर भेज दिया, इन पापों की कोशिकाओं की रेक्टिकाओं में भेज दिया। जैसे ही दिन का समय आएगा रेक्टिका से बाहर निकाल दिया जाएगा इसे, और बाहर निकालकर इसे CO2 में और पायरुवेट एसिड में तोड़ दिया जाएगा। CO2 को क्लोरोप्लास्ट में चली जाएगी और पायरुवेट एसिड वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में, फोस्फोइनोल पायरुवेट, PPD के एंजाइम की हेल्प से, और ये वापस से CO2 को ग्रहण करने का कार्य करेगा रात्रि के समय। अब ये जो PEP है ये आया कहां से है, तो आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का हम क्या करते हैं, विखंडन करते हैं तथा या ग्लूकोज का वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में विखंडन किया जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस दौरान एक इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होता है उसका भी निर्माण होता है, जिसे फोस्फोइनोल पायरुवेट कहा जाता है। ये पायरुवेट मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक इंटरमीडिएटरी उत्पाद है। और जो ग्लाइकोलाइसिस है ये भी कहां पर संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में, हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा हुआ मिल जाता है। जबकि जो C4 साइकिल थी वहां पर जो है PEP था, ये कहां था, मेसोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में भी था। तो ये ध्यान रखना है, CM साइकिल में तो PEP और पेप्टाइड कहां पर मिलेंगे, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। जबकि जो C4 साइकिल थी वहां ये कहां पर मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो जो ये CAM साइकिल है ये किन पादपों में खोजी गई है, पेचुलेसी फैमिली के पादपों में। मतलब सर्वप्रथम इस साइकिल को किसमें खोजा गया, पेचुलेसी फैमिली के पादपों में। और उसके बाद तो फिर विभिन्न प्लांट फैमिली में या एंजियोस्पर्म की जो विभिन्न प्लांट फैमिली है उसमें इसकी डिस्कवरी हो चुकी है। जैसे अगर हम बात करें आर्किडेसी, यूफोर्बिएसी, आर्किडेसी, यूफोर्बिएसी, एस्क्लेपिएडेसी, एस्जिलिएसी, ब्रोमीलिएसी, लिलिएसी, ब्रोमीलिएसी, और इनके साथ साथ कुछ टेरिडोफाइट्स तथा जिम्नोस्पर्म में भी यह साइकिल हमें देखने को मिलेगी। मतलब आपने जो मांसल प्लांट होते हैं जैसे यूफोर्बिया है, एलोवेरा है, इनमें क्या होता है, पैरेंकाइमा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये कौन सी फैमिली के हैं, यूफोर्बिया, यूफोर्बिएसी फैमिली का सदस्य है, एलोवेरा लिलिएसी फैमिली का सदस्य है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, CAM साइकिल पाई जाती है। तो ये हुई इसकी डिस्कवरी की बात। और इसका CAM नाम क्यों पड़ा, इसे एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल क्यों कहा जाता है, तो ये हमने इसके बारे में जनरल जानकारी ले ली है। अब देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के पहले हम इसका एक लाइनर डायग्राम बनाएंगे, या जो लाइनर जो चक्रीय है, मतलब हम उस डायग्राम की सहायता से इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो वो डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद समझेंगे। अगर इसकी मैकेनिज्म को हम समझें तो हमें दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा।
एक तो नाइट टाइम रात्रि का समय और एक दिन का समय। हमको पता है कि फ्रेक्सुलेसी फैमिली के सदस्य होते हैं या वे प्लांट्स जिनमें CAM साइकिल पाई जाती है, उनमें रात्रि के समय क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा ओपन होंगे तो रात्रि के समय ही CO2 को ग्रहण किया जाएगा और इस CO2 को कौन ग्रहण करेगा, तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ग्रहण करेगा with the help of एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। परंतु हमें ये देखना होगा कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट आया कहां से। तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में विखंडन करते हैं या ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में तोड़ देते हैं। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिक में होता है तो वहां का एक इंटरमीडिएट उत्पाद क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। और ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चलती है, कहां पर चलती है, साइटोप्लाज्म में चलती है। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी कहां पर मिलेगा, हमें साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ मिलेगा। देखा होगा ना आपने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में इसका विघटन करते हैं तो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी कुछ मात्रा DHAP में डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में चली जाती है। फिर ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फाइनली जाके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करते हैं और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब डार्क रिएक्शन संपन्न होती है या डार्क रिएक्शन की CAM साइकिल संपन्न होती है तो यहाँ पर जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में या कोशिका तंत्र में है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बना प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने का कार्य करेगा और यहाँ पर एक एंजाइम की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और इस एंजाइम के हेल्प से यहाँ पर CO2 को फिक्स करके किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या करवाया जाता है, डीहाइड्रोजिनेशन या इसका हम कह सकते हैं कि अपचयन करवाया जाता है जो कि डीहाइड्रोजिनेशन प्रकार का होता है और इसका अपचयन करवा के इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इस मैलिक एसिड को कोशिका की जो भित्तिका है उसमें भेज दिया जाता है जहां पर यह संग्रहित होता है। मतलब रात्रि के समय जितनी भी CO2 को ग्रहण की जाएगी पादप की कोशिका के द्वारा उसे मैलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट करके भित्तिका में स्टोर कर लिया जाएगा। फिर यह मैलिक एसिड जैसे ही दिन का समय आएगा, स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, CO2 या जो गैसीय विनिमय में है उसका आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ा बहुत मात्रा में केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस ये कर सकते हैं, मतलब आंशिक रूप से खुले होते होंगे परंतु ये CO2 को ग्रहण नहीं करेंगे और CO2 को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस दौरान क्या होता है, जो यहाँ पर पेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यह भी इनएक्टिव या अक्रिय अवस्था में चला जाता है, CO2 को फिक्स करने का कार्य नहीं करेगा। रात्रि के समय जिस CO2 को हमने मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया है वही मैलिक एसिड इन कोशिकाओं की वैक्यूल से निकलकर वापस कहां पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। पहले तो हमने मैलिक एसिड जैसे साइटोप्लाज्म में बना था इसको वैक्यूल में भेज दिया था स्टोर करने के लिए और दिन के समय जैसे ही हमें इसकी जरूरत हुई इसको कहां पर ले आए हम, साइटोप्लाज्म में ले आए। तो साइटोप्लाज्म में आने के पश्चात इसका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में या मैलेट एंजाइम की उपस्थिति में एक तो इसको CO2 में तोड़ दिया जाता है और एक पाइरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है और ये CO2 जैसे ही मुक्त होगी मैलिक एसिड से या मैलेट से, क्योंकि
क्योंकि ये एसिड है, कोशिका के अंदर किस रूप में होगा, आयनों के रूप में। तो मतलब मेलेट बोल सकते हैं। मेलेट के डिपेंडेंसी या मेलेट के डिहाइड्रोजनेशन से जो जैसे CO2 मुक्त होती है, उस CO2 को कौन ग्रहण कर लेगा, वह CO2 पहले तो कहां पर जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में इसका चयन करवाएंगे अपन। तो CO2 कहां पर चली जाती है, क्लोरोप्लास्ट में विस्तारित हो जाती है या डिफ्यूज हो जाती है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाते ही इसको कौन ग्रहण कर लेगा, राइबोसोम 1,5 डाइफॉस्फेट ग्रहण कर लेगा। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, इसको होगा राइबोसोम 1,5 डाइफॉस्फेट का, सॉरी राइबोसोम डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, जिसकी हेल्प से CO2 को ग्रहण करके यहाँ पर 6 कार्बन वाला एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जो एक कीटो एसिड होता है, वो तुरंत ही जलावृत होकर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अणुओं का निर्माण कर देता है। फिर इसका हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड बनता है और उसकी कुछ मात्रा DHAP में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वह फॉस्फोग्लिसरेट और DHAP मिलकर कुछ मात्रा में क्या बनाते हैं, हेक्सोज या ग्लूकोज बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड शर्कराएं बनती हैं, जो वापस से RUBP का पुनरुत्पादन करने का कार्य करती है। मतलब जो C3 साइकिल संपन्न होगी वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होगी, और जो यहाँ पर C4 साइकिल है तो कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी। इन पाथों में भी दोहरे चक्र होते हैं, और इनमें एक खास बात क्या पता चली कि ये दोनों ही साइकिल संपन्न हो रही है एक सिंगल सेल के अंतर्गत संपन्न हो रही है, मतलब एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न हो रही है। C4 पाथों में क्या पढ़ा था हमने, जो यहाँ पर कैसी है, Cl साइकिल तो कहां पर संपन्न हो रही है, साइटोप्लाज्म में, और C3 साइकिल कहां पर संपन्न हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। जबकि जो C4 जो प्लांट्स पढ़े थे हमने, उनमें जो C4 साइकिल पाई जा रही थी, वह C4 साइकिल कहां पर संपन्न हो रही थी, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और C3 साइकिल बंडल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न हो रही है। और यहाँ पर दोनों ही साइकिल किसके अंदर संपन्न हो रही है, एक ही कोशिका के अंदर या मेसोफिल सेल्स के अंदर, जो इनके मेसोफिल सेल्स है ओनली सिंगल सेल, उसके अंदर ही दोनों ही साइकिल संपन्न हो रही है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है और जो रुबिस्को एंजाइम है, वह एक ही कोशिका के अंदर उपस्थित है, और एक ही कोशिका के अंदर रुबिस्को एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होगा, और पेट कार्बोक्सिलेज इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होगा। और यहाँ पर हमने CO2 का क्या करा दिया, अपचयन करा दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। और CO2 जब इससे मैलिक एसिड से या मैलेट से जब रिलीज होती है तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनता है, पायरुविक एसिड का भी निर्माण होता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। अब इस पायरुविक एसिड को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, वापस फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, ताकि ये वापस से रात्रि के समय CO2 को फिक्स कर सके, या फिर वापस से कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में या स्टार्च में ये वापस से चेंज हो सके। इस पायरुविक एसिड, क्योंकि ये पायरुविक एसिड हमारे कोई काम का नहीं है, इसे वापस से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ मात्रा में फोस्फोइनोल पायरुवेट के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इसे फोस्फोइनोल पायरुवेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रात्रि के समय कुछ मात्रा में जो CO2 को गर्म करने का कार्य करेगा, और इसकी कुछ मात्रा वापस से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कौन से एंजाइम की हेल्प ली जाती है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज या फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज, दोनों ही बोल सकते हैं, या तो पायरुवेट को आगे लगा दो या पीछे लगा दो। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की हेल्प से पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस दौरान हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए। अगर एक पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, 2 ATP चाहिए, क्योंकि ATP यहाँ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, AMP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 फॉस्फेट इससे हट रहे, 2 फॉस्फेट के बराबर एनर्जी लग रही है। अगर इस AMP को हम वापस से ATP में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें 2 एटीपी के बराबर की एनर्जी चाहिए, तभी ये एटीपी में कन्वर्ट होगा। मतलब एक को कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी की, और यहाँ पर मान लिया जाए 6 पाइरुविक एसिड बने तो 12 एटीपी की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 CO2 को ऑक्साइड करेंगे तभी तो एक ग्लूकोज बनेगा, और 6 CO2 को यहाँ पर निकालेंगे तो पाइरुविक एसिड भी कितने मिलेंगे, यहाँ पर 6 मिलेंगे। अगर 6 को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में 6 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 एटीपी ज्यादा लगेगी। और C3 साइकिल का तो हमें बताइए से इसमें कितनी खर्च होती है, 12 तो NADPH2 खर्च होते हैं और 18 ATP खर्च होते हैं, और 12 और जोड़ लो इसमें कितने हो गए 30 तो ATP और 12 NADPH2, मतलब जो इनका जो कंजप्शन है या ATP का जो उपयोग किया जा रहा है वो C4 साइकिल के समान ही किया जा रहा है, क्योंकि C4 साइकिल में भी तो इतनी ATP लग रही थी, लगभग 66 ATP के लमसम, और यहाँ पर भी 66 ही लग रही है। तो ATP में यहाँ पर या जो स्वांगीकारिक ऊर्जा है यहाँ पर जो उपयोग हो रही है वह तो लगभग बराबर मात्रा में ही लग रही है, परंतु इस साइकिल का जो मेन टारगेट होता है वो वास्तव में वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, और वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटा को बंद करते हुए ये किसका निर्माण कर सकते हैं, ग्लूकोज का या हेक्सोज का या प्रकाश संश्लेषण की दर को ये मेंटेन करते हुए रहते हैं। मतलब स्टोमेटा को बंद कर देंगे जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, मतलब पानी को ये बचाकर रखने का कार्य करते हैं, यही इनका क्या है एडवांस कैरेक्टर है। और हमने ये भी देखा था जो इन पार्कों में क्या भरा हुआ होता है, पैरेन्काइमा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इनमें श्लेष्मा भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और श्लेष्मा की एक कैपेसिटी ये होती है कि वो वाटर को बांध कर रखता है, मतलब वाटर को काफी मात्रा में स्टोर करके अपने अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट पढ़ा है, ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है, एक हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें क्या है एटीपी से भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। एक फोस्फोइनोल जो पाइरुवेट होता है इसमें 2 एटीपी के बराबर ऊर्जा पाई जाती है। जब तो यहाँ पर हमने जैसे ही पाइरुवेट से फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनाया, हमें कितने एटीपी की जरूरत पड़ी, 2 एटीपी की जरूरत पड़ी, मतलब 2 एटीपी के बराबर क्या है एक फोस्फोइनोल पाइरुवेट है। तो हम जब विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर ही एनर्जी सोर्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एटीपी का उपयोग किया जाता है। तो क्यों ना हम फोस्फोइनोल पाइरुवेट को ही ले लें, क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। एटीपी को क्यों उपयोग में ले रहे हैं, एटीपी में तो इससे लगभग आधी ही एनर्जी है। तो इसका रीजन ये है कि जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है यह कोशिका में कम मात्रा में पाया जाता है, या इसकी जो उपलब्धता की जो दर होती है वह कम होती है, जबकि एटीपी हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यही रीजन है कि एटीपी को विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ये थी CAM साइकिल या कैल्शियम एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। इसके बाद देखेंगे हम C2 साइकिल, C2 साइकिल या फोटोरेस्पिरेशन। C2 साइकिल या फोटोरेस्पिरेशन या ग्लाइकोजेलेट साइकिल, तो इनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।